नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो आज की जो हमारे लाइव क्लास चलाई जाएगी, ये बाल मनोविज्ञान के शिक्षण प्रश्नों पे चलाई जाएगी। ठीक है, ये सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए हुए अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कह दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आप लोगों का टारगेट वही रहेगा, 20 में से 18 प्लस रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के लिए उपयुक्त पहला कह रहा है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, दूसरा कह रहा है कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य होता है। दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश और चौथा कह रहा है कक्षा कक्ष का आधिकारिक परिवेश। ठीक है, तो जल्दी से बताइए पहले का आंसर क्या होगा हमारा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो पहले का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक की क्यों प्रजातांत्रिक होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए कि किसी बालक के संगठन विकास से तात्पर्य इस बात से होता है कि उसने संवेगों का विकास कैसे किया, यानी जो सीखा है उसका विकास कैसे किया है बालक। ठीक है, और किन कारणों से वो प्रभावित होता है। बालक पर संवेग का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश बालक के संवेगात्मक विकास के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो हमारा पहला सही होगा पहले का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक, यहाँ रचनात्मक की बात कर रहा है, आकलन कार्य नहीं, यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि खुले अंत वाले प्रश्न, दूसरा कह रहा है परियोजना तैयार करना, तीसरा कह रहा है कि अवलोकन, चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो अब आप जान ही गए होंगे कि यहाँ पे योग्यता क्रम निर्धारित करने की बात कर रहा है। खुले अंत वाले प्रश्न ये होते हैं जो बालक जो होते हैं अपने अनुसार तर्क करके जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर देते हैं। परियोजना यानी पढ़कर जो शिक्षण विधियां उसके द्वारा, अवलोकन यानी देख कर वो अपने हस्त जो डायरी होती है उसमें लिखते हैं और अपना रचनात्मक कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए योग्यता निर्धारित करने की बात कर रहा है तो यही हमारा गलत होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे के आंसर हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, इसमें कहा था विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है क्योंकि इसके अध्ययन से जो होता है बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए, अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला करा पुस्तकों से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना, दूसरा करा समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व भिन्नता पर व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न अवधान को अनदेखी करना, चौथा कह रहा है कि उनके संपर्क में रहना। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा तीसरे का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितने लोग का इसमें देखिए अधिकतर लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अधिकतर लोगों का गलत होगा। तो तीसरे के आंसर बताइए क्या होगा हमारा। तो तीसरे के आंसर जो होगा हमारा सटीक चौथा होगा। ठीक है, क्यों होगा जान लेते हैं। इसमें आज जो शिक्षक की भूमिका में बड़ा बदलाव आ सकता है इस समय। ठीक है, अब उनकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के स्थान पर सलाह के तौर पर देखा जाना चाहिए। शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना अनिवार्य होता है। बालक जो होते हैं अपने समूह चर्चा में सीखते हैं, लेकिन उनके संपर्क में रहना आपको जरूरी होता है कि उनके प्रश्न में जो रुकावट आ रही है उसको दूर करना। ठीक है, तो तीसरे का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न ये कर रहा है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन सा सही नहीं है। कह रहा है बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, दूसरा कह रहा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, तीसरा कह रहा है कि बच्चे को स्वीकार करना, चौथा कह रहा है कि अध्यापक का सकारात्मक रुख। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नहीं की बात किया है तो आप बता ही सकते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया है तो सकारात्मक होना चाहिए शिक्षकों का। ठीक है, बच्चे को स्वीकार करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। उनकी स्वीकृति यानी उनके प्रयासों की स्वीकृति करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए, उनको रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना चाहिए, अध्यापकों के अनुसार नहीं बालकों के अनुसार कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा चौथे का दूसरा होगा। क्यों होना चाहिए देख लेते हैं। बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं और अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करते हैं। आवश्यक नहीं है कि वे अध्यापकों के अनुसार ही कार्य करें। ठीक है, अध्यापक जो बालक होते हैं वो अपने द्वारा अधिक सृजन करते हैं, समूह चर्चा करते हैं, अपने रुचि को उत्पन्न करते हैं गतिविधियों के आधारित खेल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा।
पाँचवा प्रश्न ये कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कथन नीचे दिए गए हैं, उनके अनुसार कौन सा सही है। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के विषय में एक कथन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है हमारा कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कह रहा है तीसरा सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह कार्य पढ़ाना चाहिए। जो लड़के होते हैं उन्हें विज्ञान पढ़ाना चाहिए और लड़कियों को गृह कार्य। ठीक है, अब चौथा कह रहा है कि लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। इसका यहाँ पे देखिए लड़कों को बाहर कार्य करना चाहिए, लड़कों को घर के कार्य करना चाहिए। यहाँ पे विज्ञान लड़कों को जो होता है लड़कियों विज्ञान पढ़ना चाहिए, लड़कियों को गृह कार्य पढ़ना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए पाँचवें के आंसर क्या होगा हमारा। तो पाँचवें के आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे देखिए दूसरा सही होगा। ठीक है, दूसरा क्यों सही होगा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए कथन को छोड़कर अन्य सभी कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लैंगिक विभिन्नता की बात कर रहा है। ठीक है, रूढ़िवाद की बात कर रहा है। ठीक है, पक्षपात की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर सिर्फ लड़कों के लिए विज्ञान नहीं होना चाहिए, सिर्फ लड़कियों के लिए गृह विज्ञान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों को घर के कार्य में नहीं होना चाहिए, लड़कों को भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इस आधार पे पाँचवें का हमारा जो होगा दूसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। हमारी आवाज़ में थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ी सी रुकावट नुमा चला रहा होगा, क्योंकि आज हमारा व्रत है थोड़ा, तो बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि एक बच्चे को की कॉपी में लिखने की वरीयता छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गतिविधियाँ मिलती हैं। इस प्रकार के बच्चे के लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, एक बच्चे की कॉपी में जो लिखा है उसने उसमें उसमें विपरीत छवियाँ यानी अलग से छवियाँ, दर्पण छवि और अन्य गतिविधियाँ मिलती है। इस लक्षण का प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, अधिगम में असुविधा के कारण। दूसरा कह रहा है कि अधिगम में असक्ता। तीसरा कह रहा है अधिगम में कठिनाई। और चौथा कह रहा है कि अधिगम में समस्या। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होगा हमारा। एक बालक है, उसकी जो कापियाँ हैं उसमें अलग एक विपरीत छवि दिखती है। ठीक है, दर्पण छवि दिखती है। ठीक है, जैसी गलतियाँ मिलती हैं, यानी जो उसमें चित्र बना जाता है उल्टे पुल्टे बना देता है, जो उसकी लिखावट है वो उल्टा है। ठीक है, यानी गलत तरीके से लिखता है। तो वो उसमें लक्षण कौन सा होगा, पहला कह रहा है पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होगा। तो छठे का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, अधिगम में असक्तता। ठीक है, अधिगम में असहजता होती है। क्यों होती है, कुछ बच्चे पढ़ने लिखने मौखिक अभिव्यक्तियों करने में तर्क करते हैं, तर्क करने आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं। कुछ जो बालक होते हैं वो तर्क करने में कठिनाई उनको होती है। ठीक है, उनकी इस प्रकार की अधिगम संबंधी समस्या को अधिगम में असक्ता कहा जाता है। यानी जो उनकी तर्क करने की शक्ति होती है गलत तरीके से होती है, यानी वो तर्क नहीं कर पाते हैं, रुचि नहीं ले पाते हैं, या पढ़ने में उनकी जो मानसिक शक्ति है ठीक से विकसित नहीं हो पाती, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अधिगम असक्ता कहा जाता है। ठीक है, विपरीत छवियाँ, दर्पण छवियाँ आदि लिखने में एक अधिगम असक्ता का ही कारण होता है। ठीक है, तो छठे का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अभी तक सही करते आए हैं तो इसको भी सही करिए, देखिए कितना सही होता है आप लोगों का। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन, जब बालक जो है ज्ञान अर्जन करते हैं उसमें सहायता क्रम को अध्यापक को किस केंद्रित करना चाहिए, कौन सी। यहाँ पे पहला कह रहा है कि सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं। और दूसरा कह रहा है विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त अंक ग्रेडों पर। तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। ठीक है, तो बताइए जल्दी से बताइए सातवें का आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में जो सहायता की जाती है उस पर अध्यापकों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर केंद्रित करना चाहिए, सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी जो है याद कर रहे हैं ठीक से कि नहीं, ग्रेड और अंकों पे बात कर रहा है, सहभागिता पे बात कर रहा है, सक्रिय सहभागिता की बात कर रहा है, और यहाँ पे कर रहा है अधिगम की अवधारणा को कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो सातवें का आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो सातवें का आंसर होगा हमारा तीसरा। क्यों होगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सक्रिय सहभागिता यानी आपस में मेल जोल, यानी अपनी परिचर्चा करके यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आपस में समूह बना के ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए सहभागिता, सक्रिय सहभागिता की बात कर रहा है। तो सातवें का आंसर होगा हमारा तीसरा। क्यों होगा, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता जो उनके ज्ञान अर्जन में सहायक होती है। क्यों सहायक होती है,
क्योंकि उनके माध्यम से उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, सक्रिय भागता से सहभागिता से उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तो सातवें का हमारा तीसरा सही होगा। चलिए 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से भाई साहब, जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का व्यू जल्दी नहीं मिल रहा है। ठीक है, व्यू ज़्यादा नहीं मिल रहा है, शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल से नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका प्रयोजन करता है। पहला कार्य उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, यहाँ पे सृजनात्मकता होगा, सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। और दूसरा कार्य है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता। तीसरा कार्य उच्च क्षमता। और चौथा कार्य है उच्च योग्यता, उच्च ममता। और यहाँ पे कह रहा है कि उच्च वचनबद्धता। ठीक है, और चौथा कह रहा है उच्च क्षमता, पाँच सृजनात्मकता। और यहाँ पे कह रहा है कि उच्च श्रवण शक्ति। तो जल्दी से बताइए 8वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए सभी में त्रुटियां मिलेगी। यहाँ पे देखिए वचनबद्धता की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है उच्च ममता क्या होता है, ये तो गलत हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए 5 सृजनात्मकता की बात कर रहा है, ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन बचा हमारा कौन, पहला बचा। देखिए यहाँ पे सटीक कह रहा है एकदम कि उच्च योग्यता होनी चाहिए, प्रतिभाशाली में उच्च सृजनात्मकता होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए, अपने अपने कार्यों के लिए प्रति लगाव होना चाहिए। ठीक है, 8वें का हमारा पहला सही होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आप बात करते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न एनसीएफ से ले लिया गया है। कह रहा है कि एनसीएफ के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एनसीएफ के अनुसार क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण को महत्वपूर्ण होती हैं, उपलब्धियाँ कराती हैं। क्या कराती है, जो गलतियाँ होती हैं बालक के द्वारा उपलब्धि कराती है। क्या उपलब्धि कराती है, पहला कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा कह रहा है कि यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका। ये गलत हो गया। देखिए पहले नकारात्मक आ गया। ठीक है, आप प्रश्नों को पढ़ते चलिए, तुरंत काट दीजिए। और यहाँ पे तीसरा करा है ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचान करने में सहायता करती है। ठीक है, सहायता करती है। ठीक है, ये हाँ तो हमारा सही है। यहाँ पे देखिए चौथा कह रहा है कि यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए अवधान का, ये भी गलत है। कक्षा से विद्यार्थियों को हम नहीं हटा सकते। ठीक है, विद्यार्थियों को यहाँ पे हमारा ये भी गलत हो गया है। ठीक है, और दूसरा भी गलत हो गया। बचा कौन हमारा, 3 बचा है, पहला बचा। तो अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए उनको बांटने की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन तीसरा हमारा देखिए अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है, समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा 9वें का हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ बॉक्स से लिया गया है। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी से। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभिसारी और अपसारी आप लोगों को बता दिया गया है पहले ही, तो इसका आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 10वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, अपसारी चिंतन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउट ऑफ बॉक्स चिंतन की बात कर रहा है, यानी जहाँ पे बालक तर्क करता है अपने अनुसार उत्तर देता है, वहाँ पे अपसारी होगा। ठीक है, अभिसारी क्या होता है, एक बधा बधाया प्रश्न होता है। ठीक है, लेकिन अपसारी जो होता है इसमें खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स का मतलब यही हुआ कि आप अपने अनुसार चिंतन करके अपनी योग्यता के अनुसार जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10वें का तीसरा होगा। कैसे आप लोग कहेंगे कैसे होगा, तो आप लोगों को पहले बता दिया कि अगर पूछ दिया जाए कि 4 ऐसी संख्याएं लिखी हैं जिनका योग 8 हो। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1 + 3 + 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी आपको 8 लाना है। तो ठीक है, अब सारे चिंतन के माध्यम से आप ला सकते हैं। तो 10वें का हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है यहाँ पे कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किसके लिए विकसित करने के लिए किया जा सकता है, पहला कह रहा है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में पदोन्नति करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, और चौथा करा है कक्षा में प्रतिभा, यहाँ पे देखिए करा है चौथा करा है कि कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए 11वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो 11वें के आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, क्यों तीसरा होगा जान लेते हैं। आकलन के माध्यम से अध्यापक शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर सकता है। यानी जो विद्यार्थियों की मांग है, जैसे वो सीखना चाहते हैं, जिसमें उनकी रुचि है, उसके अनुसार अध्यापक जो है परिवर्तन कर सकता है। ठीक है,
ठीक है, वहाँ पे परिवर्तन कर सकता है और जिससे कि वो जाना जा सके कि उनकी क्षमता सीमा कितनी विकसित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 11वें का तीसरा हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या होगा हमारा। तो 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के सार्थक अधिगम के सुगम नहीं करता। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो पहला कह रहा है कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर हमारा क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है हमारा अनुभव और आयोजित करने के बाद सभी में सार्थक होना चाहिए, लेकिन सुगम कौन सा नहीं है, यहाँ पे कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं है। यहाँ पे पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो 12वें का आंसर बताइए, 12वें का कौन सा होगा। तो 12वें का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, पहला हमारा 12वें का पहला क्या कह रहा है कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। केवल याद करने की बात कर रहा है। ठीक है, याद नहीं, उन्हें रुचिपूर्ण होना चाहिए, उनके अनुरूप होना चाहिए ताकि वो सीख सकें। ठीक है, तो 12वें का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गैर शाब्दिक और शाब्दिक प्रश्नों पे जो प्रश्न है उसे दंड देने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पहला कह रहा है कि उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा कह रहा है बच्चों की छवि की सुधार करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि उनके अंक में सुधार करना चाहिए। चौथा कह रहा है कि उन्हें स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, प्रश्नों को एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने की परिणाम होता है। अगर बच्चे जो होते हैं शाब्दिक और गैर शाब्दिक जो विषय वस्तु है उस पर दंड देने से उनका परिणाम क्या होता है। तो पहला कह रहा है कि यहाँ प्रेरित करना चाहिए। दूसरा कह रहा है छवि सुरक्षा करना चाहिए। तीसरा कह रहा है अंक में सुधार और यहाँ पे कह रहा है प्रति अवधारणा नष्ट करनी चाहिए। तो 13वें का आंसर हमारा कौन सा होगा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, क्या कह रहा है चौथा, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा के नष्ट होने का खतरा सदैव बना रहता है। ठीक है, उन्हें जो है उन्हें अवधारणा बना मतलब उन्हें उनकी जो रुचिपूर्ण है, उनकी जो भय उनके अंदर बना रहता है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वो रुचि लेना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा 13वें का चौथा सही होगा। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था, यहाँ पे देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कर रहा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है पहला कि भाई बहन अध्यापक, दूसरा कह रहा है कि अध्यापक और साथी, तीसरा कह रहा है कि साथी एवं माता पिता, चौथा कह रहा है कि माता पिता एवं भाई बहन। तो जल्दी से बताइए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बालक होते हैं तो उसके दौरान भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, जो बालक होते हैं प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो किनके द्वारा जो है उन्हें जो उनके द्वारा अधिगम की जानकारी उन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बहन दिया है, अध्यापक दिया है पहला, दूसरा कह रहा है कि अध्यापक साथी, तीसरा कह रहा है साथी माता पिता, चौथा कह रहा है कि माता पिता और भाई बहन। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 14वें का। तो 14वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो होता है शैशवावस्था के खत्म होने के बाद जो बालक होते हैं ये माता पिता तथा भाई बहन प्रारंभिक अवस्था के साथ बालक हेतु एक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक समूह में रह के जो होती है उनकी अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे बालक है केंद्र में और जो उनके भाई बहन है, माता पिता है, दादा दादी होते हैं, उनके द्वारा अनुकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं एवं व्यवहारों को सीखता है। जैसा व्यवहार उनके माता पिता दादा दादी भाई बहन करते हैं उन भूमिकाओं को वो अवलोकन करके उसे सीख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 14वें का आंसर होगा चौथा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 15वां कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, प्रतिबिंबित करता है किसके लिए करता है। पहला कह रहा है कि प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं के लिए, दूसरा कह रहा है प्रेरणा व्यवहारवादी उपागम के लिए, तीसरा कह रहा है प्रेरणा मानवतावादी उपागम और चौथा कह रहा है कि प्रेरणा एवं संज्ञानात्मक उपागम के लिए। तो 15वें के आंसर क्या होगा हमारा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्वच्छता की बात कर रहा है, प्रेरित करने की बात कर रहा है और सदस्य बनाने की बात कर रहा है, तो प्रतिबिंबित की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो इस आधार पर हमारा 15वें का कौन सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अपने कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग एक बार आंसर दीजिए इसका क्या होगा।
तो 15वें का आंसर होगा हमारा पहला। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेरणा की बात कर रहा है, यानी प्रेरणा लेगा। सामाजिक स्तर पे बात कर रहा है, स्वच्छता की बात हो रही है तो सामाजिक स्तर पे बात होगी। और सांस्कृतिक संकल्पनाओं, यानी जो हमारी हमारी जो संस्कृति है उसको साफ सुथरा करने के लिए सामाजिक स्तर पे प्रेरणा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना चाहिए। प्रेरणा के सामाजिक संस्कृति श्रृंखलाओं का नाम उपागम को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका उपागम है उसे प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो 15वें का हमारा पहला सही होगा। ठीक है, अगर प्रश्नों से सहमत हो तो एक बार यस करिए, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार यस करिए कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था न श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी जो परिवर्तित बाल्यावस्था है उसके श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा सही होगा हमारा। 16वें का पहला करा है 11 से 18 वर्ष, दूसरा करा है 18 से 24 वर्ष, और तीसरा करा है जन्म से 6 वर्ष, और यहाँ पे करा है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, परिवर्तित बाल्यावस्था की बात कर रहा है। ठीक है, परिवर्तित मिस होता है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, यहाँ परिवर्तित से समझ लीजिएगा उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा है। ठीक है, परिवर्तित का अर्थ होगा उत्तर बाल्यावस्था। तो अब आप बता सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में जो होता है कौन सी आयु वर्ग के बालक आते हैं। ठीक है, 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या फिर 6 से 11 वर्ष। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 16वें का। तो 16वें का आंसर होगा हमारा छठा। ठीक है, छठा होगा। क्यों होगा? प्रवृत्ति यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 11 वर्ष आयु तक चलती है। ठीक है, यानी उत्तर बाल्यावस्था की जो अवधि होती है ये 6 वर्ष से लेके यानी 0 से 5 वर्ष तक जो होता है वह शैशवावस्था होता है, और 6 से 11 वर्ष जो होता है ये जो होता है उत्तर बाल्यावस्था की अवधि होती है। तो यहाँ पे परिवर्ती की बात किया है तो याद रखिएगा, परिवर्ती की बात किया है तो उत्तर बाल्यावस्था से होगा। तो 16वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे 17वां प्रश्न ये कह रहा है कि आर्जव तर्क करता, यानी आर्जव जो है एक लड़के का नाम है, वो तर्क करता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रकृति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच चर्चा का विषय है कौन सा चर्चा के जो आर्जव है ये तर्क करता है कि भाषा विकास की जो नैसर्गिक यानी तार्किक प्रवृत्ति होती है प्रभावित करती है, और जो सोनाली है वो कहती है कि ये परिवेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जिससे वो जो है भाषा विकास होता है। तो ये किस पे चर्चा कर रहे हैं? पहला कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पे, दूसरा कह रहा है कि स्थिरता और अस्थिरता पे बहस करता है, और तीसरा कह रहा है सतत तथा असतत अधिगम, और चौथा कह रहा है कि प्रवृत्ति तथा पालन पोषण तथा वाद विवाद। तो जल्दी से बताइए 17वें के आंसर हमारा कौन होगा? 17वें के आंसर कौन होगा? जल्दी से बताइए 17वें के आंसर कौन सा होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा? तो 17वें के आंसर जो होगा हमारा चौथा होगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रकृति तथा पालन पोषण, क्योंकि यहाँ पे देखिए नर्सिंग, यहाँ पे देखिए जो आर्जव है ये भाषा विकास को प्रभावित करने वाले नर्सिंग प्रवृत्ति की मानता है। ठीक है, और जो सोनाली है ये जो है अपने परिवेश को मानती है। ठीक है, तो परिवेश में पालन पोषण पर वाद विवाद हो सकता है, और प्रकृति पे पालन पोषण हो सकता है। ठीक है, तो 17वें का हमारा आंसर होगा जो ये चौथा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा प्रश्न से चर्चा का विषय जो बना है भाषा विकास से प्रकृति और पालन पोषण पर बनता है। ठीक है, वाद विवाद से संबंधित, इसलिए ये कथन हमारा सही है चौथा। ठीक है, यहाँ पे वाद विवाद की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे 17वें का चौथा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे परिचर्चा यानी चर्चा कर रहा है तो वाद विवाद से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण 18वां प्रश्न है। कह रहा है कि अध्यापक ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, यानी एक अध्यापिका है वो एक लड़की यानी पुष्पा जिसका नाम है उसे देखती है कि वो समस्या जो उसकी है वो समाधान नहीं कर पाती, फिर भी वो एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है, यानी उसे कोई सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, तो वो कार्य कर लेती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? पार्श्वकरण कहेंगे, पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहेंगे, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, या फिर सहारा देना। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 18वें का हमारा क्या होगा। ठीक है, तो 18वें का कौन से आंसर पे जा रहे हैं आप? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, या फिर चौथे पे? तो आंसर जल्दी से बताइए 18वें का हमारा आंसर क्या होगा? तो 18वें का आंसर होगा हमारा यहाँ पे देखिए सहारा देना। ठीक है, वो किसी के सहारे से उस कार्य को पूरा कर ले रही है। ठीक है, मार्गदर्शन की बात कर रहा है कि उसी जो है एक जो एक समस्यात्मक वाली जो पुष्पा है उसकी समस्या ये है कि वो किसी कार्य को अकेले नहीं कर पा रही है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसे सहारा देता है, यानी उसे उसमें मदद करता है तो वो कार्य को कर लेती है। तो ये हमारा चौथा सही होगा, सहारा देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं
19वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? 19वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। ठीक है, यह संकेत करता है कि अध्यापिका यानी जो एक अध्यापिका है वो कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पे सभा अध्यक्ष लिख देती है। ठीक है, गलती से या फिर जाए जैसे लिख देती है। यह संकेत अध्यापिका का क्या कहलाएगा? पहला कह रहा है एक अधिक उपयुक्त परिभाषा शब्द का पालन करती है। दूसरा कह रहा है कि भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। और तीसरा कह रहा है कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। और चौथा कह रहा है कि लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो 19वें का आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए। 19वें का कौन से प्रश्न में जा रहे हैं? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे? तो 19वें का आंसर कौन सा होगा हमारा? तो 19वें का आंसर जो होगा हमारा तीसरा सही होगा। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो होती है वो क्या कर रही है जरा हम जान लेते हैं इसका, कि अध्यापिका जो है सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख देती है। एक लिंग मुक्त भाषा प्रयोग करती है, यानी इसमें कोई भी अलग से भाषा का प्रयोग नहीं कर रही। तो 19वें का हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। लेकिन कुछ फैक्ट हैं उसे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि किसी बालक के संवेदन विकास के तात्पर्य इस बात पे निर्भर करता है कि संवेग। यहाँ पे जो पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था, सभी प्रश्नों को यहाँ पे ले लिया गया है उदाहरण सहित। जिन भाइयों को कोई डाउट होगा प्रश्नों पे तो उनको ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नोट्स आपको समझ में आ जाएगा इसमें कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, यानी प्रश्न हमारे जो लिए गए हैं कितने सच हैं, आप खुद उस सत्यता का जाँच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 20वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कुछ भाई बहन जो होते हैं वो कहते हैं कि सर ये प्रश्न आप गलत बता रहे हैं, या फिर जो प्रश्न आपने बताया है सही नहीं बताया है, गलत है। पहले का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा होगा। इसीलिए हमने इस प्रश्नों के जो उदाहरण सहित प्रस्तुतिकरण को रख दिया है ताकि आप लोग देख कर संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, तो 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है। हर बार की तरह एक प्रश्न आप लोगों के लिए रखा जाता है, तो 20वां प्रश्न भी आप ही लोगों के लिए रखा गया है। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है किस लिए आवश्यक है? पहला कह रहा है कि शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। दूसरा कह रहा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। और तीसरा कह रहा है जल्दी की जाने वाली गलतियों को तुलना में कम अंतरांतर गलती सुधारने के लिए। चौथा कह रहा है कि यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 20वें का आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो ठीक है, 20वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ये बताइएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे या नहीं थे। लंबे प्रश्न थे जैसे सीटेट में आते हैं, उसी तरीके से सीटेट का प्रश्न आप लोगों के प्रस्तुत रखा गया है ताकि इतने बड़े प्रश्न जो आते हैं आपके तार्किक और बौद्धिक क्षमता और प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। बता दीजिएगा कि पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आप लोगों को उत्तर भी नीचे दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा और ये बताइएगा कि आज के प्रश्न कैसे लगे। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।